नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। हमने जो हमारा पिछला वीडियो बनाया था उसमें हमने एलपीजी की किल्लत का कारण जानने की कोशिश की थी और ये जानने की कोशिश की थी कि ये जो एलपीजी या नेचुरल गैस की सप्लाई चेन है ये कहाँ से, स्पेशली मिडिल ईस्ट से कैसे स्टार्ट होती है और किस प्रकार से इस गैस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। वहाँ पर हमने ये बताया था कि दो तरह का बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन होता है नेचुरल गैस का या एलपीजी का, एक पाइपलाइंस के थ्रू और जो दूसरा होता है वो होता है टैंकर्स के थ्रू। तो आज जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो ये जो पाइपलाइंस होती हैं गैस की या क्रूड ऑयल की, उन पाइपलाइंस में जो पाइप काम आते हैं उनको बनाने वाली एक लीडिंग कंपनी है भारत की और कंपनी का नाम है मन इंडस्ट्रीज़। और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें रोहित कुमार सिंह जी से प्राप्त हुआ है। तो हमेशा की तरह पहले बात करते हैं कंपनी के इतिहास से। तो ये जो कंपनी है मन इंडस्ट्रीज़ इंडिया लिमिटेड, ये जो कंपनी है ये फ्लैगशिप कंपनी है मन ग्रुप की। और ये जो मन ग्रुप की स्थापना हुई थी ये 1970 में एक जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है उन्होंने की थी और ये मनसुखानी फैमिली द्वारा प्रमोटेड है। तो वो जो मनसुखानी का मन है वहाँ से इस कंपनी का नाम ये मन इंडस्ट्रीज़ पड़ा हुआ है। तो ये जो मन ग्रुप है ये एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप है, एक कॉन्ग्लोमरेट है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर में, रियल्टी में, ट्रेडिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। अब बात करते हैं मन इंडस्ट्रीज़ इंडिया लिमिटेड की। तो ये जो मन इंडस्ट्रीज़ इंडिया लिमिटेड है इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और उस समय इस कंपनी का नाम मन एल्यूमिनियम लिमिटेड था। मन एल्यूमिनियम लिमिटेड जो था ये एल्यूमिनियम के एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स बनाती थी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि एल्यूमिनियम की सॉलिड बार्स को जब आप गर्म करके किसी डाई के थ्रू फोर्स करते हैं तो वो डाई के अंदर जो शेप है वो शेप ले लेती है। तो इस प्रकार से कोई आई सेक्शन बन जाता है, विंडो के सेक्शन आप समझ लीजिए। तो फ्रेम्स वगैरह जो है जहाँ पर ये फ्रेम्स वगैरह बनते हैं तो उसके लिए जो एल्यूमिनियम के जो स्ट्रक्चर काम आता है वो बेसिकली एक्सट्रूजन प्रोडक्ट्स कहलाता है। तो वो ये कंपनी बनाया करती थी। 1994 में कंपनी ने अपना डाइवर्सिफिकेशन किया और ये जो है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग या सॉ पाइप्स SAW पाइप्स की तरफ इसने अपना रुख किया और तब से ये आज तक डिफरेंट तरीके के सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग पाइप्स बना रही है। अब बात करेंगे आगे के सेक्शन में कि ये आखिर क्या होते हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग पाइप्स और किस तरह के पाइप्स ये बनाती है, इनमें किस तरह का मार्जिन का डिफरेंस होता है और क्या इन्होंने इसमें बनाने की कॉम्प्लिकेशन होती है। इस बारे में हमने इनकी एक जो कॉम्पिटिटर कंपनी है यानी जिंदल सॉ, इसके बारे में भी एक वीडियो बना रखा है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं ये कितने तरह के सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग पाइप्स बनाते हैं। उससे पहले ये समझ लेते हैं ये सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग क्या है, एक या दो लाइन में समझेंगे। तो देखिए होता क्या है कि ये पाइप्स चूंकि हाई प्रेशर एरिया में काम आते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर लीकेज की गुंजाइश ना के बराबर होनी चाहिए, तो इनकी जो वेल्डिंग का जोड़ है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि वो जो है किसी भी तरीके से उसमें क्रैक नहीं हो या वो हाई प्रेशर के अंदर फटे नहीं। तो अपनी उस वेल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वेल्डिंग करते समय उसके ऊपर एक मटेरियल या पाउडर डाल देते हैं जिसको फ्लक्स बोला जाता है और उस फ्लक्स के कारण ये जो मोल्टन मेटल होता है वेल्डिंग के टाइम ये एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं आता, इसलिए जोड़ जो होता है ना वो बहुत प्योर अच्छा मजबूत जोड़ बनता है। तो इसलिए इसको सबमर्ज्ड आर्क मतलब उस फ्लक्स में ये डूबा हुआ होता है जब वेल्डिंग कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसको सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग या सॉ पाइप्स बोलते हैं। अब ये कितनी तरीके के ये पाइप बनाते हैं? बेसिकली दो तरह के सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग पाइप बनाते हैं और एक तरह का जो पाइप होता है वो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग वाले पाइप बनाते हैं। जो पहला जो होता है वो होता है LSAW सबमर्ज्ड लॉन्गिट्यूडनल सॉ पाइप्स। तो लॉन्गिट्यूडनल सॉ पाइप्स क्या होते हैं? ये देखिए बहुत ही थिक प्लेट वाले पाइप्स होते हैं, बहुत मोटाई इनकी जो जिस पाइप प्लेट से बनाए जाते हैं वो स्टेनलेस स्टील की बहुत मोटी प्लेट होती है और उस प्लेट को आप
एक तरीके से सिलेंडर के फॉर्म में फोल्ड कर देते हैं और फोल्ड करने के बाद उसकी लेंथ के अलोंग आप वेल्डिंग कर देते हैं। तो ये जो इस तरह के जो पाइप होते हैं उनको लॉन्गिट्यूडनल यानी अलोंग द लेंथ सॉ पाइप्स बोला जाता है, क्योंकि उसमें जो जोड़ है वो अलोंग द लेंथ ऑफ द पाइप होता है। तो ये रहे LSAW पाइप्स। ये कहाँ काम आते हैं? ये उस जगह काम आते हैं जहाँ एक्सट्रीमली हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है और जहाँ पर ज़रा सा भी लीवे नहीं होता या ज़रा सा भी इस बात की गुंजाइश नहीं होती कि ये पाइप अंडर प्रेशर कहीं से भी लीक हो जाए या क्रैक, इसका जोड़ जो है ये कहीं से लीक हो जाए या क्रैक हो जाए। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ऑयल एंड गैस पाइपलाइन में इस्तेमाल किया जाता है। बड़े लार्ज साइज़ के ये पाइप होते हैं और इसके अलावा जो लार्ज वाटर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पर भी ये काम आते हैं। दूसरी तरह का जो पाइप है वो HSAW या हेलिकल सॉ पाइप्स होते हैं। इसमें क्या करते हैं कि उतनी मोटी प्लेट नहीं लेते हैं जितना हम LSAW पाइप में लेते हैं। एक पतली शीट लेते हैं और उसको एक हेलिकल की तरह, यानी एक आप समझ लीजिए इस तरह की शेप, उसको उस प्लेट को लेके एक हेलिक्स की शेप दे देते हैं और वो जो हेलिक्स का जोड़ है वहाँ पर उसको वेल्डिंग कर देते हैं। अब ये जो इस तरह के जो पाइप होते हैं ये मीडियम जो प्रेशर होता है वहाँ काम आता है। ऑयल एंड गैस का जो मीडियम प्रेशर होता है वहाँ काम आता है। दूसरी बात ये कि ये जो है ज़्यादा प्रेशर झेलने लायक नहीं होते। तीसरी चीज़ ये कि ये कंपैरेटिवली आसानी से इनको बनाया जा सकता है। लेकिन ये जो LSAW पाइप्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव काम है। दूसरी बात ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टाइज इस LSAW पाइप्स में रिक्वायर्ड होती है। दूसरी बात ये जो HSAW होता है उसकी जो कॉस्ट होती है वो कंपैरेटिवली लो होती है और ये जनरली ये वाटर की पाइपलाइंस में इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे मैंने बताया लो प्रेशर, मीडियम टू लो प्रेशर जो होता है ऑयल एंड गैस का किसी पाइपलाइन में, कनेक्टिंग पाइपलाइन जैसे मेन पाइपलाइन को से जो शहर में जा रही है उसको कनेक्ट करने की जो पाइपलाइंस होती है वहाँ काम आता है। तीसरी तरह के जो पाइप ये बनाते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग या ERW पाइप्स। ये जो ERW पाइप्स हैं इसमें किसी फिलर मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे आपने आर्क वेल्डिंग में देखा होगा कि जो एक जब अपन आर्क वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रोड होता है, उस इलेक्ट्रोड से जो मटेरियल होता है वो पिघलता है और वो बेसिकली जोड़ के ऊपर जमा होता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में एक पतली शीट ली जाती है, उसको फोल्ड किया जाता है और बिजली की सहायता से उसको गर्म करके पिघलाया जाता है। उसमें कोई फिलर मटेरियल इस्तेमाल नहीं होता। ये जो है सबसे लोएस्ट क्वालिटी का पाइप होता है, मतलब प्रेशर झेलने के मामले में लोएस्ट क्वालिटी। वैसे नहीं कि कोई क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है, मतलब इसका एप्लीकेशन जो लो प्रेशर वाली जगह होता है। तो ये जो होता है स्मॉलर डायमीटर के बनते हैं और इनकी जो थिकनेस होती है, पाइप की मोटाई जो होती है वो बेसिकली कम होती है। मास प्रोडक्शन होता है। कोई भी कंपनीज जो है, कई तरह की कंपनीज हैं वो इसको बना सकती हैं। मतलब इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज की आपको आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात ये कंपैरेटिवली कैपिटल इंटेंसिव नेचर ऑफ दिस इंडस्ट्रीज लो, जो ERW पाइप्स बनाती हैं। कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो पहले ये ऑटोमोबाइल ट्यूब्स में इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद प्लम्बिंग पाइप्स जो होते हैं, प्लम्बिंग में जो इसमें इस्तेमाल होते हैं वहाँ काम आते हैं। बेसिकली लो प्रेशर एरिया में काम होते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा मार्जिन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मार्जिन है, जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है यानी कि LSAW वाला काम, सबसे ज़्यादा मार्जिन वहाँ होता है। लगभग 15 से 20% का मार्जिन होता है। दूसरे लेवल पे जो उससे लेस कॉम्प्लिकेटेड काम है यानी LSAW है, वहाँ जो मार्जिन होता है या एबिटा मार्जिन जिसको बोलते हैं, तो वो लगभग जो है 10 से 14% होता है और करीब 3 से 8% का मार्जिन ये ERW पाइप्स में होता है। अब ये जो पूरा बिजनेस है इनका, मन इंडस्ट्रीज़ का जो पूरा बिजनेस है ये ऑर्डर बेस्ड है और कस्टमाइजेशन पे ये डिपेंडेंट है। तो कब कितना ऑर्डर किस तरह के पाइप्स का आएगा ये कहा नहीं जा सकता। दूसरी बात ये, इनके जो ग्राहक हैं वो डोमेस्टिक भी है और ये फॉरेन वाले भी है, यानी एक्सपोर्ट भी ये करते हैं, काफ़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करते हैं। तो इनका ये बताना कि कितना ये एक्सपोर्ट करते हैं और कितना जो ये डोमेस्टिकली अपने पाइप्स को सेल करते हैं ये बड़ा डिफ़िकल्ट है। दूसरी बात ये भी बताना कि किस तरह का पाइप इनके रेवेन्यू में कितना योगदान करता है, ये भी
ये क्वार्टर टू क्वार्टर बदलता रहता है। अब बात करते हैं इनके रॉ मटेरियल की, तो वो आप समझ गए होंगे इसका रॉ मटेरियल क्या होता है। स्टील की प्लेट्स हैं, या तो थिन प्लेट्स हैं या थिक प्लेट्स हैं। तो जो होती हैं ये प्रोक्योर करते हैं बेसिकली डोमेस्टिकली भी और फॉरेन वाली कंपनीज से भी। अब ये जो इनकी रिक्वायरमेंट है, यानी ये वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस मतलब प्रोक्योर करें अपना रॉ मटेरियल या फॉरेन वाली कंपनीज से प्रोक्योर करें, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इनको जो ऑर्डर मिला है वो किस तरीके का मिला है। भाई हाई प्रेशर वाला पाइप का मिला है तो ये पर्टिकुलर किसी जो थिक अच्छी क्वालिटी की जो थिक शीट्स बनाती हैं वहाँ से प्रोक्योर करेंगे। फिर वो डायमीटर, वो जो पाइपलाइन जो पाइप का आपको ऑर्डर मिला है वो किस तरह का उसका डायमीटर है, किस तरह की उसकी मोटाई होगी, और इसके अलावा एपीआई स्टैंडर्ड मांगते हैं या नहीं मांगते। एपीआई मतलब अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की रेटिंग, एक इंटरनेशनल, जैसे अपने BIS स्टैंडर्ड होता है ना, बस वैसे ही ये एक अमेरिकन स्टैंडर्ड है जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम आता है। उनके पाइप्स की क्वालिटी का सर्टिफिकेशन है ये। तो API अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के का एक स्टैंडर्ड है। तो वो कोई मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब वो जो आपका ऑर्डर आया है उसमें ये रिक्वायरमेंट है या नहीं है कि भाई API सर्टिफिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि कोरोजन रेजिस्टेंस कितना रिक्वायर्ड है। तो ये 4-5 जो रिक्वायरमेंट है भाई, प्रेशर से रिलेटेड, डायमीटर से रिलेटेड, थिकनेस से रिलेटेड, सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, कोरोजन से रिलेटेड, तो ये जो सारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये प्रोक्योर करते हैं अपना रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल भारत में कहाँ कहाँ से प्रोक्योर करते हैं, तो जिंदल स्टील से करते हैं, टाटा स्टील से करते हैं, सेल से करते हैं। इसके अलावा अगर फॉरेन में जो इनको प्रोक्योर करना होता है तो वो चाइना से करते हैं, जापान से करते हैं, साउथ कोरिया से करते हैं और जर्मनी से करते हैं, जो स्पेशलाइज स्टील होते हैं वहाँ से। अब इनका जो सिंपल शब्दों में बोलूँ कि किस प्रकार से अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो देखिए ये पहले जो है टेंडर्स के लिए बिड करते हैं। उस टेंडर से जब इनको ऑर्डर मिलता है तो उस ऑर्डर के हिसाब से रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं। रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने के बाद ये उसको अपनी जो प्लांट्स हैं वहाँ पर पाइप की शेप देते हैं और उसके बाद उसको उसके ऊपर कोटिंग करते हैं। कोटिंग मतलब कोरोजन वगैरह से बचाने के। उसके बाद ये अपने जो इनके ग्राहक हैं उनको जहाँ से इनको ऑर्डर मिला वहाँ से सप्लाई करते हैं। अब इनके 2 प्लांट हैं, एक अंजार गुजरात में प्लांट है और ये जो प्लांट है ये मुंद्रा और कांडला पोर्ट के काफ़ी नज़दीक है, जिससे एक्सपोर्ट करने में आसानी रहती है। इसके अलावा रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट की भी आसानी से हो सके और डोमेस्टिकली भी अगर इनको ऑर्डर मिले तो ये जो अंजार जो जगह है ये रेल से और नेशनल हाईवे से भी बहुत वेल कनेक्टेड है। तो लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज करने का इनकी प्लांट लोकेशन के थ्रू इनका प्रयास रहता है। दूसरा इनका जो प्लांट है वो पीथमपुर MP में, मध्य प्रदेश में, वो जनरली वहाँ से डोमेस्टिक क्लाइंट्स को ये केटर करते हैं और ये भी नेशनल हाईवेज़ के काफ़ी पास है। तो लॉजिस्टिक की कॉस्ट ये वहाँ पर भी कम करने का प्रयास करते हैं। अब इनके एक्सपेंशन प्लान्स की अगर बात करूँ, कैपेसिटी की, पहले कैपेसिटी की बात करूँ तो इनकी 12 लाख टन पर एनम की इन 2 प्लांट्स में कैपेसिटी। इसके अलावा ये सऊदी अरब में प्लांट अपना स्थापित करने जा रहे हैं, जो अगले वित्तीय वर्ष के फर्स्ट क्वार्टर में इनका कहना है सब चीज़ें अच्छी रहीं तो ये प्लांट ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। इसके अलावा ये जम्मू में भी एक प्लांट लगा रहे हैं, वो Q2 FY27 है, अगले वित्त वर्ष के सेकेंड क्वार्टर में वो भी कमीशन होने के मतलब इनकी उम्मीद है कि सब कुछ सही चलता रहा तो Q2 FY27 में वो भी ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। अब इनके क्लाइंट्स की बात करूं, रॉ मटेरियल की हमने बात कर ली, इनके फैक्ट्री की बात कर ली, अब बात करते हैं इनके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं। तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही क्लाइंट्स हैं और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो बड़े क्लाइंट्स हैं या ऑयल एंड गैस में जो बड़े क्लाइंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में जो बड़ी कंपनीज हैं वो इनके क्लाइंट्स हैं। तो ये रिलायंस, गेल, L&T, HP, BP, IOC, ONGC, केन और BHEL जैसे इनके क्लाइंट्स हैं, इंडियन क्लाइंट्स। और अगर मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स की बात करूं तो पेट्रोब्रास, टोटल, शेल, कुवैत ऑयल कॉरपोरेशन और पेट्रोनास, ये बेसिकली इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़ जो ऑयल एंड गैस की में बड़ी कंपनीज़ है वो इनकी क्लाइंट्स हैं। अब फरवरी 5, 2026 को जो इनकी ऑर्डर बुक थी वो लगभग 4000 करोड़ की थी और इस हिसाब से इनकी जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो लगभग 6 से 12 महीने की रेवेन्यू विजिबिलिटी है। अब ये बात करते हैं कि इस तरह की जो कंपनीज़ हैं, वैसे हमने जिंदल साहब वाला जो वीडियो बनाया था उसमें भी हमने ये डिस्कशन किया था कि इस तरह की जो कंपनीज़ होती है, जो पाइप बनाने वाली कंपनीज़ होती हैं, स्पेशली वो कंपनीज़ जो ऑयल एंड गैस सेक्टर के पाइप्स
को केटर करती हैं, की रिक्वायरमेंट को केटर करती हैं, तो वो उसमें उसको किस तरीके से असेस करना चाहिए। तो इन कंपनीज़ का जो भाग्य है वो जो पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड में उसमें जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस हिसाब से ये इन कंपनीज़ का भाग्य बदलता है। तो देखिए हुआ क्या कि सबसे पहला जो बूम आया इस पाइपलाइन इंडस्ट्री में वो आया 2005 से 2014 के बीच में। उस समय जो है जो ऑयल की तेज़ी से डिमांड बढ़ रही थी और नेचुरल गैस का जो नेटवर्क था ना वो बढ़ता रहा। उसके बाद हुआ ये कि एक डाउन साइकिल आया 2014 से 2021 के बीच में और ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो 2014 में क्रैश हुई। इसके बाद जो कोविड आया उसने भी जो इस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एक्सपेंडिचर था इसको बहुत ही कम कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट साइकिल अब शुरू हुआ था वो हुआ है 2022 में। 2022 में रशिया और यूक्रेन में जो वॉर शुरू हुआ, वो जो वॉर है उसके कारण यूरोपियन कंट्रीज़ को ये टेंशन हुई कि भाई अगर ऑयल का या गैस का कोई अल्टरनेटिव सोर्स हमने खोजा नहीं या उसकी अल्टरनेटिव पाइपलाइंस हमने खोजी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर उनका जो ऑयल ज़्यादातर उनकी जो गैस की रिक्वायरमेंट थी वो आती थी रशिया से। तो उस रशिया बार बार ब्लैकमेल करता था कि भाई अगर आपने यूक्रेन का साथ दिया तो मैं बेसिकली मेरे यहाँ से गैस आपको भेजना बंद कर दूंगा। तो उस चक्कर में जो एक्सपेंशन होना शुरू हुआ, मतलब उन कंपनी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक अल्टरनेटिव या कई अल्टरनेटिव रूट्स जो है खोजने के प्रयास किए। तो एलएनजी टर्मिनल्स जो हैं वो बेसिकली बनने शुरू हुए। दूसरी बात ये कि नई नई पाइपलाइंस जो हैं डलने की शुरुआत हुई और इस कारण से इस तरह की जो मन इंडस्ट्रीज टाइप की कंपनीज हैं उनको नए ऑर्डर मिलने लगे। 2022 में जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर से जो पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट बूम शुरू हुआ था, अब ये 2026 में उस पर एक ब्रेक लगा है ईरान, इजराइल और यूएस के युद्ध के कारण। अब इसके दो इम्पैक्ट हैं, एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है और एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है या मीडियम टर्म इम्पैक्ट है। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो ये है कि सारी सरकारों का ध्यान जो है ना युद्ध की तरफ चला गया और वो जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डेवलपमेंट है उन प्लान्स को वो बेसिकली उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। दूसरी बात ये कि जब युद्ध हो रहा होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से, मतलब वो पाइपलाइन डालना ही संभव नहीं होता क्योंकि ये सिचुएशन जो होती है युद्ध वाली वो बड़ी वॉलेटाइल होती है, तो वो काम नहीं हो रहा होता है। तीसरी चीज़ ये कि कोई कंपनीज जो होती है ना जो प्लान कर भी रही होती है, जो प्राइवेट कंपनीज की कुछ प्लान्स होते हैं वो स्टेबिलिटी के इंतज़ार करती हैं। तो शॉर्ट टर्म तो इम्पैक्ट ये मन इंडस्ट्री टाइप का जो कंपनीज के ऊपर होता है वो ये होता है कि इनका जो ऑर्डर जो होते हैं ना वो कम मिलने शुरू होते हैं। हालांकि मन इंडस्ट्रीज़ ने एक्सचेंज फाइलिंग में ये बताया कि हमारा जो रेवेन्यू है वो अक्रॉस द ग्लोब काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और उनके हिसाब से वो ये बात नहीं देखते हैं मीडियम टर्म चाहे शॉर्ट टर्म कि उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के या कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं मीडियम टर्म के। मीडियम टर्म में क्या होता है कि या तो गैस जो युद्ध के बाद होता है ये कि जनरली जो इस तरह के युद्ध के बाद जो प्रॉब्लम आती है लोगों को ये रियलाइज या देशों को ये रियलाइज़ होता है कि भाई हमने अगर अल्टरनेटिव सोर्स नहीं ढूंढे तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या जो ये पानी के रास्ते जो जहाज़ का जो रास्ता है ना ये कभी भी बंद हो सकता है। तो बेटर ये कि इस तरीके से सेफ पाइपलाइंस का रूट हम ढूंढें। तो एनर्जी कॉरिडोर्स जो है नए एनर्जी कॉरिडोर्स की बनने की संभावना होती है और नए जो पाइपलाइंस के रूट हों चाहे लंबे हों चाहे छोटे हों तो सेफ पाइपलाइन रूट्स जो कंट्रीज़ हैं वो ढूंढने का प्रयास करते हैं। और मीडियम टर्म में इस तरह के मन इंडस्ट्रीज टाइप की जो कंपनीज़ हैं इनको ये फ़ायदा होता है। अब बात करते हैं कंपनी की कुछ कॉरपोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज़ के। तो देखिए क्या हुआ, नवंबर 2021 में सेबी ने एक फॉरेंसिक ऑडिट कराई। मतलब बेसिकली इनका A to Z उस कंपनी को चेक किया है, कंपनी के खाते बही को चेक किया और सेबी का ये था कि भाई इनकी एक जो फुली ओन सब्सिडियरी थी उसका नाम था मेरिनो शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो उसके जो अकाउंट्स हैं वो इनको कंसोलिडेट करने चाहिए थे अपने जो मन इंडस्ट्रीज़ के अकाउंट्स के साथ, लेकिन उन्होंने नहीं किए और 2015-16 से 2020-21 तक इन्होंने ये काम नहीं किया और इस कारण से सेबी ने इनकी फॉरेंसिक ऑडिट कराई। और सितंबर 2025 में जो इनके प्रमोटर हैं जिन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया, बेसिकली जो मेन करता धरता इनके हैं रमेश मनसुखानी और उनके बेटे जो निखिल मनसुखानी है, उनके ऊपर 25 लाख रुपए का
ईच पर 25-25 लाख का फाइन लगाया और 2 साल तक उनको कैपिटल मार्केट को एक्सेस करने के लिए बार कर दिया। इसके अलावा दूसरा जो डेवलपमेंट था वो ये था कि दिसंबर 2025 में, यानी पिछले साल दिसंबर में, इनकी इनकम टैक्स की रेट भी पड़ी थी और ये भी एक तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक इशू मानता हूँ मैं। मार्केट कैप की बात करूँ तो 3000 करोड़ का लगभग इस कंपनी का मार्केट कैप है। EV टू EBITDA 6.82 है। इस तरह की कंपनीज को मेजर करने जहाँ आप रेवेन्यू जो है साल दर साल या क्वार्टर दर क्वार्टर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वहाँ पर EV टू EBITDA जो है वो एक बेटर मीट्रिक है। इस तरह की कंपनीज को अंडरस्टैंड करने के लिए वो 6.82 है। ROE जो है वो 10% है और डेट टू इक्विटी 0.29 है। अब इसको कंपेयर अगर करें तो जिंदल सॉ में जो ROE है वो 16.3 है, जबकि जो मन इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर ROE जो है 10% है। लेकिन जिंदल सॉ का जो EV टू EBITDA है वो कम है मन इंडस्ट्रीज से, 6.78 ही है जिंदल सॉ का, तो बेटर मीट्रिक है जिंदल सॉ के कम से कम इन दो मामलों में मन इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में। इसी तरीके से अगर वेलस्पन से कंपेयर करें तो वेलस्पन के का जो ROE है वो तो 19% है, लेकिन वेलस्पन का जो EV टू EBITDA है वो कंपैरेटिवली हायर है 8.28। प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 43.21% है, इसमें से 20% प्लेज्ड है। FII के पास 3.35% है, DII के पास 1.26% है और पब्लिक के पास 52.18% है। वीडियो को समराइज़ करूं तो मन इंडस्ट्रीज़ जिस तरह का काम कर रही है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग का काम है। जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह की कंपनीज में होती है। तो ये जो 2 या 3 चीज़ें हैं ये उस कंपनी के लिए बैरियर्स टू एंट्री क्रिएट करती है और जो कंपटीशन है वो कम करता है। लेकिन बाज़ार देखिए, मिडिल ईस्ट क्राइसिस के कारण एक तो पाइप्स की डिमांड नियर टर्म में कम होने वाली है। दूसरी बात ये कि बाज़ार जो है वो कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू के कारण भी जो है वो आशंकित रहता है। तीसरी चीज़ ये, बाज़ार इटसेल्फ भी गिर रहा है। तो ये 3 चीज़ें जो है ना वो इस तरह की कंपनीज़ के लिए ये ट्रिपल वैमी जो है 3 तरीके की इस तरह की कंपनीज़ को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अगर आप पाइप वाली कंपनीज़ में रहना चाहते हैं तो इसके जो कॉम्पिटिटर कंपनीज़ हैं आप उसको एनालाइज करें, हमारे वीडियोस देखें और उसके बाद डिसाइड करें कि ये कंपनी बेटर है या कोई अन्य कंपनी बेटर है जो आपको कंपैरेटिवली हायर रिटर्न भविष्य में दे पाएगी। तो लेकिन ये जितनी भी चीज़ें आपको करनी है ये अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करनी है, अपनी खुद की स्टडी करके करनी है। मेरी इस शेयर में या अन्य शेयर में कोई खरीदने या बेचने की कभी कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।